नमस्कार, आदाब। मैं शर यासिर, स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। महाराष्ट्र चुनाव के बीच एमएनएस चीफ राज ठाकरे का बड़ा बयान, कहा सत्ता में आने के 48 घंटे के बाद मस्जिदों से हटा दूंगा लाउड स्पीकर। बटोगे तो कटोगे पर अकबरुद्दीन ओवैसी का पलटवार, का बंटने का नहीं बल्कि एकजुट होने का है समय। संजय राउत ने कर दिया दावा, चुनाव आयोग ने क्यों की अमित शाह के हेलीकॉप्टर की चेकिंग। झांसी मेडिकल कॉलेज हादसे पर बोले कांग्रेस नेता अजय राय, का यूपी सरकार और सीएम योगी हैं इसके लिए जिम्मेदार। दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी की एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे टिप्पणी की आलोचना, इसे अभिजात वर्ग का संरक्षण बताया। अमेरिका से संबंध सुधारना चाहता है ईरान, ट्रंप पर हमले की साजिश पर कई बड़ी बात। अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को हो रहे विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। आज महाराष्ट्र के अमरावती में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए एक बड़ा बयान दिया है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा पर महाराष्ट्र की सरकार को करोड़ों रुपए खर्च करके चुराने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि आज महाराष्ट्र का हर व्यक्ति जानता है कि उस सरकार को क्यों चुराया गया। धारावी की वजह से ऐसा किया गया है क्योंकि भाजपा के लोग, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह धारावी की जमीन, महाराष्ट्र गरीबों की जमीन, 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन अपने मित्र गौतम अडानी को देना चाहते थे, इसलिए महाराष्ट्र की सरकार आपके हाथ से छीनी गई है। जब महाराष्ट्र की जनता से उनकी सरकार चोरी की गई, जिस मीटिंग में अडानी जी बैठे थे, अमित शाह जी बैठे थे, जो सरकार चोरी करने की मीटिंग थी, जिस मीटिंग में निर्णय लिया गया था कि एमएलएस को खरीदा जाएगा, करोड़ों रुपए के लिए खरीदा जाएगा, क्या जब अमित शाह जी और बीजेपी के लोगों ने यह मीटिंग की, जब उन्होंने आपकी सरकार खरीद कर आपसे चोरी की, क्या वो सब यहां लिखा है कि करोड़ों रुपए देकर महाराष्ट्र की जनता की सरकार को चोरी किया जाए? कहां लिखा है, मुझे दिखा दो। संविधान में कहां लिखा है कि सरकार को चोरी करना चाहिए? और आज महाराष्ट्र में हर एक व्यक्ति को मालूम है वो सरकार क्यों चोरी की गई थी। वो सरकार धारावी के कारण चोरी की गई थी, क्योंकि बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, धारावी की जमीन, महाराष्ट्र के गरीब लोगों की जमीन, 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन अपने मित्र गौतम अडानी को देना चाहते थे, इसीलिए महाराष्ट्र की सरकार आपके हाथों से चोरी की गई है। और ये पूरा महाराष्ट्र जानता है, पूरा महाराष्ट्र जानता है। आंखों के सामने करोड़ों रुपए देकर एमएलए खरीदकर आपकी सरकार आपसे छीनी गई, चोरी की गई। और प्रधानमंत्री ने, अमित शाह जी ने, पूरा देश जानता है कि इन्होंने ये काम करवाया है। मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि जिस प्रकार का वीडियो सामने आया है उसमें वो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने लोकसभा के चुनाव में भाजपा का समर्थन किया उन्हें ढूंढो, उनका दाना पानी बंद करो, उनका बहिष्कार करो। ये किस प्रकार की राजनीति चल रही है? राजनीति में ध्रुवीकरण के लिए इस स्तर पर जाना हमने आज तक ऐसा नहीं देखा है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल हार की बौखलाहट की वजह से इस प्रकार से समाज को तोड़ने वाले विचारों को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं।
देखिए, आज तो जिस प्रकार का वीडियो सामने आया है उसमें वो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने लोकसभा के चुनाव में बीजेपी का समर्थन किया उनको ढूंढो और उनका दाना पानी बंद करो, उनको सोशल बायकॉट करो। आगे वो कहते हैं कि वोट जिहाद करो। हमारे वोट जिहाद के आला सिपा सलार ये शरद पवार जी है, उद्धव ठाकरे जी है, ये राहुल गांधी है। किस प्रकार की राजनीति चल रही है? राजनीति में पोलराइजेशन के लिए इस स्तर पर जाना हमने इससे पहले नहीं देखा। कांग्रेस और उसके जो दल है ये हार की बौखलाहट के कारण इस प्रकार से समाज को, देश को तोड़ने वाले विचारों को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्वाचित सेना प्रमुख राज ठाकरे ने नागरिकों से राज्य को वैभवशाली बनाने के लिए उनकी पार्टी को वोट देने का आग्रह किया। ठाणे शहर और कल्याण में कई रैलियों को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य में राजनीतिक अस्थिरता की आलोचना की और कहा है कि इसमें पूर्ण बदलाव की जरूरत है। राज ठाकरे ने कहा है, लोगों से कहा है कि राजनीतिक और व्यक्तिगत मतभेदों में फंसने के बजाय महाराष्ट्र के कल्याण को प्राथमिकता दें। राज ठाकरे ने कहा कि वास्तविक विकास के लिए एमएनएस को वोट दें। सत्ता में आने के 48 घंटे के भीतर उनकी पार्टी मस्जिदों पर लाउडस्पीकर के मुद्दे का समाधान करेगी। उनका कहना है कि धार्मिक प्रथाओं से दूसरों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, धर्मों को घरों तक ही सीमित रहना चाहिए, सार्वजनिक सड़कें प्रार्थना के लिए नहीं है। बता दें कि राज ठाकरे ने अपनी पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने ये हम करेंगे नाम दिया है। उनके घोषणा पत्र में पानी, महिला सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार, बिजली, कचरा व्यवस्था, इंटरनेट उपलब्धता, खेलने के लिए मैदान और राज्य के उद्योग को बढ़ावा देने का वादा किया गया है। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि सत्ता में आने के बाद मराठी अस्मिता, मराठी साहित्य, गढ़ और किला संवर्धन, महाराष्ट्र में संबंधित सभी स्थानों को समृद्ध करने पर उनका ध्यान रहेगा। वहीं राज ठाकरे ने कहा कि 17 नवंबर को जो सभाएं प्रस्तावित थी मैं अब वो करूंगा। मेरे पास महज 1.5 दिन बचा है। ऐसे में सभा से संबंधित सभी तैयारियों को पूरा कर पाना आसान नहीं है। मणिपुर असम सीमा पर बहने वाली जिरी नदी और बराक नदी के संगम पर 3 शव तैरते मिले। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि शवों को बरामद करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस को संदेह है कि बरामद हुए ये 3 शव जिरीबाम जिले से लापता हुए 6 लोगों में से ही हैं। इलाके में हुई हिंसा के बाद सोमवार को एक ही परिवार के 6 लोग, जिनमें 3 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं, जिरोमबाग से बोरोबकरा से लापता हुए थे। सभी 6 लोग मैतई समुदाय से थे। जिरीबाम जिले के अधिकारियों ने एक न्यूज़ एजेंसी को बताया कि जिरीबाम जिले के बोरोबकरा में करीब 16 किलोमीटर दूर एक महिला और 2 बच्चों के शव शुक्रवार रात को बरामद किए गए। जिरीबाम ने सोमवार को 6 लोग लापता हो गए थे। हालांकि उन्होंने बताया कि अभी शवों की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन संदेह है कि ये 3 शव उन 6 लोगों में से हैं जो लापता हुए थे। असम के सिलचर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शुक्रवार रात को इन अज्ञात शवों को लाया गया है और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल के मुर्दाघर में रखा गया है। एक अधिकारी ने बताया कि अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये शव लापता लोगों के ही हैं। पुलिस अभी पोस्टमार्टम पर इंतजार कर रही है और पहचान के लिए तस्वीरें भी एकत्रित कर ली गई हैं। इम्फाल के जिरीबाम में पाए गए शवों का पोस्टमार्टम बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण असम के सिलचर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किया जाता है। अधिकारियों ने बताया कि शव के बरामद होने की खबर मिलने के बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ स्थिति पर चर्चा की। इस बीच 3 शव बरामद होने की खबर इम्फाल घाटी में फैलने पर सभी 5 जिलों में तनाव बढ़ गया और राज्य अधिकारियों ने शनिवार को विद्यालयों और कॉलेजों के लिए अवकाश घोषित कर दिया। आर्टिकल 370 की बहाली के मुद्दे पर कथित तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच मतभेद पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि मौजूदा सरकार को जनता ने भारी जनादेश दिया है, उन्हें इस सरकार पर भरोसा है। धारा 370 उनके लिए एक भावनात्मक मुद्दा है। जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाएं इससे जुड़ी। मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को ये स्पष्ट करना चाहिए कि जब विधानसभा में 50 सदस्य हैं तो उन्हें अनुच्छेद 370 का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया था क्या? जो आज सियासी माहौल है, 370 करारदाद में पास नहीं है, तो क्या कुछ आप कहना चाहिए इस बारे में? देखिए, जो इस वक्त की सरकार है उसको अवाम ने बहुत ही बड़ा मैंडेट दिया है, बहुत भरोसा किया है, बहुत यकीन किया है और 370 जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक जज्बाती इशू है और लोगों के जज्बात जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को, खासकर जो सरकार है,
उनको ये बात क्लियर करनी चाहिए कि जो हमने भी कहा था, पीडीपी ने उस वक्त सवाल उठाया था कि जो रेजोल्यूशन था उसमें कोई बात साफ तरीके से नहीं कही गई थी, कुछ लाल तरीके से छुप छुपा के बड़े शर्मिंदगी से उन्होंने 370 का जिक्र किया था कि जो मुझे लगता है कि एक सरकार जिसके पास 50 मेंबर असेंबली हो तो उनको तो सर उठा के ये बात करनी चाहिए थी। सबसे पहले तो उनको कंडेम करना चाहिए था 5 अगस्त 2019 को, वो उन्होंने किया नहीं। उसके बाद जिस तरह से 370 का जिक्र किया, ऐसा लगता था कि वो शर्मिंदा है, पूरा सरेंडर लग रहा था। और अब उसके ऊपर से कांग्रेस का ये कहना कि वो रेजोल्यूशन स्टेटहुड के लिए था, 370 के लिए नहीं था, तो मुझे लगता है इससे लोगों के। वहीं एमआईएम के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुमरा के एमएम वैली रोड पर एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिए गए नारे बटोगे तो कटोगे और एक हैं तो सेफ हैं पर प्रत्यक्ष रूप से जवाब दिया है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने भाषण में मुस्लिम समुदाय के विभिन्न वर्गों को एकजुट रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि ये समय बंटने का नहीं बल्कि एकजुट होने का है। शिया सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, जमात इस्लामी या कोई भी वर्ग हो, सबको एक साथ आना होगा और साथ मिलकर काम करना होगा। ओवैसी ने भी कहा कि हम सब एक होना समाज के लिए सुरक्षा और सामूहिक शक्ति की निशानी है, जिससे कोई भी ताकत हमारे खिलाफ खड़ी नहीं हो सकेगी। ओवैसी ने अपने समर्थकों को डर से उबरने की बात करते हुए कहा कि दुनिया उन्हीं को डराती है जो डरते हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम इस देश के बराबर के नागरिक हैं और एकजुटता से ही सुरक्षा और सफलता संभव है। हमें अपने अधिकारों और अस्तित्व के लिए डटकर खड़ा रहना होगा। ओवैसी ने आगे कहा कि एकता ही हर चुनौती का समाधान है। उन्होंने मोदी और योगी के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर हम एक हैं तो हम सुरक्षित हैं, कोई भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। ऐसे में ये सभा ओवैसी की एकता के संदेश और राजनीतिक मजबूती की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है, जो समाज के सभी वर्गों को एक साथ लाने की अपील करता है। महाराष्ट्र में एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता नवाब मलिक को अजीत पवार ने बीजेपी के विरोध के बावजूद मानकोद शिवाजी नगर से टिकट दिया है। साथ ही उनकी बेटी सना मलिक को भी टिकट दिया गया है। बीजेपी लगातार नवाब मलिक पर दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन का आरोप लगा रही है। इसको लेकर अब नवाब मलिक ने कहा है जो लोग उन्हें दाऊद इब्राहिम से जोड़ रहे हैं वो उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। नवाब मलिक ने कहा कि जो लोग उन्हें दाऊद इब्राहिम से जोड़ रहे हैं उन्हें लीगल एक्शन का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मुझ पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के साथ साथ दाऊद कनेक्शन और आतंकवाद के झूठे आरोप भी लग रहे हैं। इन झूठे आरोपों से मेरी छवि खराब हो रही है। अगर ये लोग आरोप लगाने वाले मुझसे माफ़ी नहीं मांगते हैं तो चाहे वो कितने भी बड़े नेता हों, मेरे वकील उन्हें कानूनी नोटिस भेजेंगे और उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। भाजपा पार्टी के नेता लगातार नवाब मलिक पर दाऊद इब्राहिम के साथ कनेक्शन होने का आरोप लगा रहे हैं। महायुति गठबंधन में होते हुए भी अजीत पवार ने भाजपा के लगातार विरोध के बावजूद नवाब मलिक को मैदान में उतारा है और उनके लिए प्रचार करने भी पहुंचे थे। अजीत पवार ने नामांकन के आखिरी दिन नवाब मलिक के नाम का ऐलान कर दिया था। वहीं इस सीट से एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने सुरेश पाटिल को मैदान में उतारा है। नवाब मलिक ने कहा कि भाजपा के लिए उनका रुख वही रहेगा जो पहले था। साथ ही उन्होंने कहा कि वो सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे का कभी भी समर्थन नहीं करेंगे। धर्म पर आधारित राजनीति लंबे समय तक नहीं चलेगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के मतदान से पहले राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग जारी है। इसी क्रम में शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा हमला किया। उन्होंने बैग चेकिंग वाले मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा है कि उद्धव ठाकरे जी की आवाज़ उठाने के बाद उनके बैग और हेलीकॉप्टर चेक होने लगे हैं। वो तो उद्धव जी ने जब आवाज़ उठाई तब चुनाव आयोग को ये सब नौटंकी करनी पड़ी है, लेकिन पैसे का लेन देन जोर शोर से चल रहा है। ये सब खेल पुलिस की चौकीदारी में हो रहा है, यही तो बात है। संजय राउत ने आगे कहा कि चुनाव में सब मुद्दे खत्म हो चुके हैं, विकास पर बात करिए। टाटा एयरवेज का जो प्रोजेक्ट है वो महाराष्ट्र से गुजरात में कैसे चला गया उस बारे में बात कीजिए। अमित शाह जी 10,000 लोगों को जहां रोजगार मिलने वाला था वहां पर 30,000 करोड़ का निवेश होने वाला था। अब उसके बारे में महाराष्ट्र को बताइए। ये सब सेंट्रल का विषय है, एक राज्य का विषय नहीं है। संजय राउत ने महायुति गठबंधन और भाजपा नेताओं की ओर से एमवीए पर वोट जिहाद को लेकर बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि देखिए सब भाजपा के लोग हैं, ये काम उन्हीं पर छोड़ दीजिए। अगर वोट जिहाद लव जिहाद जैसी बात सामने आ रही है तो इसका मतलब है कि भाजपा हार रही है। चुनाव आते ही इन सब बातों का याद आना ये साफ करता है कि भारतीय जनता पार्टी अब ये चुनाव हार रही है।
छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में सुरक्षा बलों के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर स्थित माड़ के जंगलों में हुई। सुबह से ही इस इलाके में दोनों तरफ से गोलीबारी की गई। कांकेर के पुलिस अधीक्षक ने इस मुठभेड़ की पुष्टि की है। मुठभेड़ में कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। वहीं घायल 2 जवान रायपुर एयरलिफ्ट कर दिए गए हैं, उनका इलाज शुरू हो गया है। टोटल ज्वाइंट ऑपरेशन था। टोटल हम लोग गए थे 1439 और हमारी जो कांकेर टीम थी 400 के आसपास। कितने बजे मुठभेड़ शुरू हुआ? मुठभेड़ सुबह फर्स्ट लाइट में सुबह 6 बजे से स्टार्ट हुआ तो वही 11 बजे तक अभी भी जारी है? हाँ, अभी भी जारी है। कितने नक्सली मारे गए हैं उसमें? हाँ, उसमें से तो शायद 5 नक्सली मारे गए हैं। और भी कुछ घायल होने की? हाँ, और भी घायल होने की सूचना है अभी भी। जवान कितने घायल हुए हैं, क्या नाम है? 2 जवान घायल हुए हैं, जिसमें एक जवान हीरामन यादव और एक गावड़े सर है। कहाँ गोली लगी? हाँ, एक जवान के पैर में गोली लगी है जंघा में और एक के सिर में। अभी क्या स्थिति है जवानों की? केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बयान पर कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय ने कहा है कि ये बेबुनियादी बात है। झारखंड में घुसपैठ मुद्दा नहीं है। माँ बेटी और रोटी का जो सवाल है तो भाजपा सरकार ने तो इनके पूरे सामाजिक जीवन को ही खत्म कर दिया है। जब CNT SPT एक्ट लाकर उनकी ज़मीन पूंजीवादियों को दे दी गई। ऐसी स्थिति में हेमंत सरकार ने माँ बेटी और रोटी का आर्थिक स्वावलंबन किया है। उनकी संपत्ति, संपदा, जंगल, जमीन और पहाड़ का भी संरक्षण किया है। माँ बेटी रोटी को खतरा है। मैं समझता हूं कि एक बेबुनियादी सवाल है। कहीं झारखंड में घुसपैठ इशू नहीं है। एक 2 लोग कहीं कभी कोई पकड़े गए तो बात जुदा है, लेकिन इशू नहीं है ये। रहा सवाल कि माँ बेटी और रोटी का सवाल है, तो भाजपा सरकार ने तो इनके पूरे सामाजिक जीवन को खत्म कर दिया था जब CNT SPT एक्ट को अमेंड करके इनकी जमीन मित्रों जो है भाजपा के पूंजीपतियों को देना था। ऐसे स्थिति में हेमंत सरकार ने माँ बेटी रोटी का तो आर्थिक स्वावलंबन किया ही, प्लस उनकी संस्कृति, सभ्यता, जंगल, जमीन, पहाड़ का भी सुरक्षा किया, वो भी गारंटी दिया। तो मैं समझता हूं कि ये कैंपेन का इनका जो घुसपैठ और आदिवासियों के खिलाफ इनके बड़े कारनामे हैं, जिससे इनको बैकफुट पे आना पड़ा है। झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड घटना पर कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि झांसी में जो हुआ उसने उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। उन सब पीड़ित परिवारों के साथ कांग्रेस और मेरी संवेदनाएं हैं। उन्होंने कहा है कि काश यूपी के CM योगी आदित्यनाथ की आंखें खुल जाएं। बटेंगे, कटेंगे, बुलडोजर चलाएंगे से ऊपर उठकर उन्हें झांसी जाकर वहां के लोगों की सुध लेनी चाहिए ताकि इस प्रकार के हादसे फिर ना हो। झांसी में जो हुआ उसने उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। उन सब परिवारों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से, मेरी ओर से मैं जहां संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, काश आदित्यनाथ जी की आंखें अब तो खुल जाएं। बांटेंगे, काटेंगे, लूटेंगे, पीटेंगे, बुलडोजर चलाएंगे, अब उससे ऊपर उठकर झांसी के जाकर वहां के बच्चों की सुध लें ताकि इस प्रकार के हादसे फिर ना हो। उत्तर प्रदेश में ये पहला हादसा नहीं हुआ, बार बार ये हादसे हो रहे हैं आदित्यनाथ जी की नाक के नीचे, पर वो केवल नारे बनाने, लोगों को काटने पीटने के अलावा कुछ और करने से उन्हें फुर्सत मिले तो वो उत्तर प्रदेश की जनता की ओर भी ध्यान दें। भारतीय जनता पार्टी की ये सामूहिक नाकामी की निशानी है, खास तौर से तब जब प्रधानमंत्री जी खुद उत्तर प्रदेश की नुमाइंदगी देश की संसद में करते हैं। यूपी में झांसी मेडिकल कॉलेज में कल रात NICU में भीषण आग लगने से 10 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। इस हादसे के बाद से लगातार राजनीतिक दलों के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे को लेकर दुख जताया है। वहीं अब यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की भी प्रतिक्रिया सामने है। अजय राय ने बीआर से बातचीत के दौरान कहा है कि ये बहुत दुखद है। मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। नहीं, बहुत ही दुखद घटना है। मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं कि नवजात बच्चे जो अपना इलाज वहां पे करा रहे थे, बच्चों का इलाज हो रहा था, उनके साथ ये दुखद घटना है। मैं समझता हूं कि ये पूरी तरीके से बहुत ही दुखद है और बहुत मार्मिक घटना है। नवजात बच्चे बेचारे वो वहां पर थे और इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में कई हो चुकी हैं। बनारस में भी कई सी घटना घटी है और ये सरकार केवल जांच के आदेश दे रही है। मैं समझता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं और नफरत की राजनीति कर रहे हैं, नफरत बोने का काम कर रहे हैं। जो जिम्मेदारी उनको उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है कि लोगों के देख रेख करिए, लोगों की मदद करिए, लोगों को सुविधाएं दीजिए, वो सारी चीजें नहीं हो रही हैं। केवल और केवल नफरत की राजनीति हो रही है, लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है और जो काम करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। और इतना मैं कहना चाहूंगा कि ये पूरी सरकार अधिकारी चला रहे हैं और अधिकारियों की बदौलत चल रही है, इस नाते ये सारी चीजें चल रही हैं। निश्चित तौर से इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है, उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार है और स्वयं योगी जी जो पूरे देश के अंदर घूम रहे हैं और केवल अपने प्रदेश की झूठी मार्केटिंग कर रहे हैं और झूठा प्रचार कर रहे हैं। यूपी के घोसी स्थानीय कोतवाली क्षेत्र के मधुवन मोड़ पर दो बाइक की टक्कर को लेकर बड़ा बवाल हो गया। मामले पर गौर करें तो एक ने चाकूबाजी कर दी, जहां घायल इलाज कराने के दौरान दूसरे पक्ष के पहुंचने पर एक दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस की जीप पर भी पथराव हुआ है, जिसमें सीओ और कोतवाल घायल हो गए। घटना के बाद 12 थानों की फोर्स मौके पर पहुंच चुकी और स्थिति नियंत्रण में है। वहीं आपको बता दें कि उपद्रवी पहले हटने को तैयार नहीं थे। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, उन्हें खदेड़ने का काम किया गया। देखिए, कल टू व्हीलर टक्कर को लेकर दो पक्ष का बीच में झगड़ा हो गया था। फिर उसके बाद कुछ बवाल हो गया था, उसी में पब्लिक ऑर्डर भी डिस्टर्ब हो गया था और पुलिस ने, प्रशासन ने इसको शांत कराया। उसी क्रम में उसको देखते हुए आज पूरा घोसी शहर में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। हर महत्वपूर्ण पॉइंट पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात है। एडिशनल एसपी और सीओस और 5-6 थाने का थाना प्रभारी वो भी नियुक्त किया गया है। पीएसी भी नियुक्त किया गया है। सेक्टर स्कीम लागू किया गया है और सोशल मीडिया भी मॉनिटरिंग किया जा रहा है। जिसका चोट लगी थी उनको बनारस में इलाज चल रहा है। अभी यहाँ का मऊ का डॉक्टर भी उनको चेक किया गया है और डॉक्टर ऐसे लगातार वार्ता हो रहा है, वो अच्छे कंडीशन में है, जल्दी रिकवरी होके आ जाएंगे। और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी के एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे नारे की आलोचना करते हुए कहा है कि ये अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण बनाए रखकर कुछ चुनिंदा लोगों के सुरक्षित रहने के बारे में है। वो राहुल गांधी की इस बात से सहमत हैं कि कुछ लोग भारत की अर्थव्यवस्था का एकाधिकार जमाने की कोशिश कर रहे हैं और जब तक वो एकजुट हैं तब तक सुरक्षित रहेंगे। एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे नारे पर कांग्रेस नेता ने आगे कहा है कि पीएम मोदी कह रहे हैं एक रहो सुरक्षित रहो। बटोगे तो कटोगे, प्रधानमंत्री कहते हैं एक रहेंगे सेफ रहेंगे। इन बयानों का असर आपको लगता है होगा? और महाविकास अघाड़ी के अलावा जो महायुति है वहीं से इस तरीके की आवाजें आती हैं, अजीत पवार हो चाहे पंकजा मुंडे हो, वो ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति का कभी भी ऐसा परिवेश नहीं रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? बात यह है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं एक रहो सेफ रहो। राहुल गांधी जी ने बड़ी अच्छी बात कही है। कुछ लोगों के चित्र बताए हैं जो पूरे तरीके से आज इस देश की अर्थव्यवस्था पर इस प्रकार से मोनोपोलाइजेशन करना चाहते हैं कि दूसरा कोई जिंदा ही ना रहे और जब तक वो एक है तो सेफ है। ये बात तो सही कही उन्होंने। जहां तक
योगी जी का सवाल है, योगी जी को तो मैं समझता हूं कि इस मामले में कोई चर्चा नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार का माननीय उच्चतम न्यायालय ने बुलडोजर संस्कृति खिलाफ फैसला दिया है, और कोई होता तो उसको तो वो तो इस्तीफा दे देता, क्योंकि वो तो बुलडोजर का श्रेय लेते हैं और उस पर गर्व करते हैं। उनका स्वागत बुलडोजर के ऊपर से फूल फेंके जाते हैं। तो इसलिए उनके पूरे कार्यकाल की सबसे बड़ी जो एक हॉलमार्क रहा है और जिसका वो श्रेय लेते हैं कि उन्होंने बुलडोजर का भरपूर उपयोग किया। आज उसे माननीय उच्चतम न्यायालय। वहीं ईरान अमेरिका के साथ अपने संबंध सुधारने में लगा हुआ। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद ईरान के कई नेताओं ने खुले तौर पर अमेरिका के साथ रिश्ते सुधारने की वकालत की है। एक अमेरिकी अखबार ने अधिकारियों, एक्सपर्ट और साथ ही एक ईरानी अधिकारी के हवाले से लिखा है कि ईरान ने अक्टूबर में बाइडेन प्रशासन को एक संदेश भेजा था, जिसमें कहा गया था कि वो डोनाल्ड ट्रंप को मारने की कोशिश नहीं कर रहा है, क्योंकि तेहरान वाशिंगटन के साथ बढ़ते तनाव को कम करने का प्रयास कर रहा था। ईरान ने यह मैसेज एक मध्यस्थ के जरिए अमेरिका को भेजा था। ईरान का ये संदेश बाइडेन की उस चेतावनी के बाद आया था जिसमें कहा गया था कि अमेरिका रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप के ऊपर किसी भी हमले को एक्ट ऑफ वॉर की तरह लेगा। 5 नवंबर को ट्रंप की वापसी के बाद ईरानी पूर्व अधिकारी, पंडित और मीडिया आउटलेट ईरान और अमेरिका के समझौते की वकालत कर रहे हैं, जबकि अमेरिका की तरफ से कोई ऐसा साफ संदेश नहीं मिला है। हालांकि ईरानी यूएन दूत से ट्रंप के खास एलन मस्क से मुलाकात की है। साथ ही ईरान के कई सहयोगियों ने ईरान और कड़े प्रतिबंध की वकालत की है। ट्रंप की नई कैबिनेट के ज्यादातर अधिकारी एंटी ईरान हैं। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ईरान 2020 में अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए IRGC कमांडर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत की बदला लेना चाहता है। ईरान के मुताबिक ये हमला ट्रंप के आदेश पर हुआ था। समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए अपने रहें सियासत टीवी के साथ।